आज से हम केमिस्ट्री की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पूरी केमिस्ट्री को डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री से कोई भी एग्ज़ाम हो 1, 2, 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आप इस सीरीज़ को अवश्य देखें। केमिस्ट्री, तो पहले जानेंगे कि जो केमिस्ट्री है ये किस भाषा का शब्द है और उस भाषा में केमिस्ट्री को क्या कहा गया है। तो केमिस्ट्री जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। जो लैटिन भाषा का जो शब्द केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री कीमिया से बना हुआ एक शब्द है। कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं? हम केमिकल्स और एलिमेंट यानी कि तत्वों का अध्ययन करते हैं, रसायन और यौगिकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि फादर ऑफ केमिस्ट्री या मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो एंटोनी लेवोशियर जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर या फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। इनकी एक पुस्तक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसका नाम भी आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम है एलिमेंट ऑफ द केमिस्ट्री, द एलिमेंट ऑफ द केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन आता है कि लेवोशियर की एक पुस्तक का नाम बताइए, तो आप बताएंगे द एलिमेंट ऑफ द केमिस्ट्री। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे ऑक्सीजन की खोज किसने की, जैसे नाइट्रोजन की खोज किसने की। तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो प्रिस्टले एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा की गई थी। अब देखेंगे कि नाइट्रोजन की खोज किसने की। तो नाइट्रोजन की खोज है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अब हाइड्रोजन एलिमेंट के नामकरण की बात करेंगे, तो जो हाइड्रोजन है वो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल होती है, उसका पहला तत्व है, आप सभी जानते हैं। इसका जो सिंबल है वो H होता है, इसको 1H1। इसका अणुभार भी 1 होता है और परमाणु भार भी, इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों 1 होते हैं। अब देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसकी खोज किसने की। तो हाइड्रोजन की जो खोज है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी और इसका जो नामकरण है वो एंटोनी लेवोशियर के द्वारा किया गया था। अब इसके बाद देखेंगे केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं ये कितने ब्रांचों में बटा हुआ है, यानी इसकी कितनी शाखाएं हैं। तो आप बताएंगे जो केमिस्ट्री है इसको 3 शाखाओं में बांट देते हैं। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट होता है इसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इनमें महत्वपूर्ण तथ्यों में इनकी खोजें हैं, कुछ खोजें हैं जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे न्यूट्रॉन की खोज और न्यूट्रिनो, ये 2 अलग शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा की गई थी, वहीं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, कुछ जो बुक्स हैं उसमें गोल्डस्टीन मिलेगा, कुछ में आपको रदरफोर्ड, तो दोनों ही याद रखना है। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। अब इसी सीरीज में देखेंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप जानते हैं जो फल या चीज़ें जो स्वाद में खट्टी होती हैं हम उनको अम्ल बोल सकते हैं, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्षार। उसके बाद आपको लवण और पढ़ना है, तो अम्ल को और क्षार को परिभाषित करेंगे पहले और उनका अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले अम्ल देखते हैं। अम्ल कैसे होते हैं अभी बताया आपको, स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। तो जैसे नींबू हो गया, नींबू के बाद दही हो गया, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और जो दही है इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी होते हैं और स्वाद खट्टा है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? अम्ल कह सकते हैं। उसके बाद जैसे इसका एग्जाम्पल है जैसे चाय, चाय में क्या होता है? टैनिन एसिड होता है। आप क्षार की बात करें तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? विटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। जैसे कॉफ़ी, इसमें क्वानिन बेस होता है। क्लियर? इसके आगे देखते हैं। अगर हम देखें कि जो एसिड और बेस होते हैं तो जल से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, तो आप जानते हो कि जो अम्ल होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके H+ आयन देते हैं। तो आपको याद रखना है अम्ल जल से अभिक्रिया करके क्या देंगे? H+ आयन। ठीक है, H+ आयन जिसे हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। जैसे HCl है, जल क्या होता है? एक आयन देगा, वो किस में टूटेगा? HCl, H और Cl में। H+ आयन और किस में टूटेगा? Cl नेगेटिव आयन में, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है? 17 यानी कि 17 होता है। तो इसको अगर हम तोड़ें तो 2
8 एंड 7। लास्ट ऑर्बिट इसका इनकम्प्लीट है, इसलिए कंप्लीट करने को किसी से हम एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं और जो रिसीव करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि जो क्षार होते हैं वो जल से अपक्रिया करके क्या देते हैं। तो क्षार जल से अपक्रिया करके OH आयन देते हैं, जिसको OH आयन या हाइड्रोजन आयन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। और NaOH जो जानते हो ये कॉस्टिक सोडा होता है, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जल में मिक्स करेंगे तो वो Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन देगा। इसी प्रकार कोई अन्य क्षार देखते हैं जैसे KOH, इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये जल के साथ रिएक्ट होकर K+ और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। क्लियर। अब लिटमस के साथ देखते हैं एसिड और बेस क्या रिएक्शन करते हैं। तो लिटमस क्या होता है, एक पेपर होता है, इसके आगे डिटेल में हम देखेंगे लिटमस क्या होता है, किससे बनता है। पहले ये देखते हैं कि जो लिटमस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नीला लिटमस पेपर होता है और एक लाल लिटमस पेपर होता है। तो नीला है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो बेस है वो बेस लाल लिटमस पेपर को ब्लू यानी कि नीले लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ध्यान से देखना कि जो लाल लिटमस पेपर है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, और बेस में अगर जो रेड कन्वर्ट हो रहा है ब्लू में, यहीं पर अगर आप इसमें ब्लू लिटमस लेंगे तो ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं कि लिटमस क्या है। अभी बताया आपने, इसको जानना है कि लिटमस क्या है। लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर एक पौधा होता है जिसे लाइकेन कहते हैं, ये लाइकेन से बना हुआ होता है। और लाइकेन क्या है, लाइकेन एल्गी यानी कि शैवाल और फंगी कवक, ये दोनों के मिक्सिंग से लाइकेन बनते हैं। और लाइकेन एक सहजीवन स्टार्ट करते हैं, जिसे सहजीवी संबंध का एक अच्छा उदाहरण भी बोला जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनके बीच में होता है। होता कैसे है, जो शैवाल होते हैं वो हरे होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और कवक ये इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो शैवाल क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, वो किसको दे देते हैं, कवक को दे देते हैं। और कवक उसके उपलक्ष्य में इनको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी खनिज लवण होते हैं वो इनको प्रदान कर देते हैं। तो दोनों आपस में इस प्रकार एक जीवन यापन कर लेते हैं और एक दूसरे की सहायता भी करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइकेन से हम लिटमस पेपर बनाते कैसे हैं। तो जो लाइकेन है, लाइकेन की जो पत्तियां होती हैं इनको सुखाकर एक इंडिकेटर के रूप में इसको उपयोग में किया जाता है या लिया जाता है। लाइकेन, कुछ जो लाइकेन होते हैं वो एयर पॉल्यूशन के बहुत अच्छे उदाहरण भी हैं। ये SO2 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, यानी SO2 की उपस्थिति में ये तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जो मिर्गी होती है, मिर्गी की जो दवाई बनाई जाती है उसमें भी कुछ लाइकेन का उपयोग किया जाता है। तो लाइकेन उपयोगी भी हैं बहुत ज़्यादा, इंडिकेटर के साथ दवाइयों में भी इनका उपयोग होता है। लाइकेन पौधा जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर 100 से 150 मीटर की रेंज में एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। ये एयर पॉल्यूशन से क्या होते हैं, वायु प्रदूषण से ये समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण में ये SO2 से रिएक्ट कर जाते हैं, यानी SO2 के साथ ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसमें देखना है कि जो इंडिकेटर या सूचक जो डाइयाँ होती हैं, अभी तो हमने प्राकृतिक डाई देखी, इसमें अब हमें देखना है कुछ अन्य डाइयाँ हैं जो इंडिकेटर होते हैं, यानी कि एसिड और बेस में जो अंतर बता सकते हैं उनको हम सूचक कहते हैं। तो जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, ये हल्का नारंगी होता है, जबकि एसिड के साथ अगर इसको मिक्स कर दिया जाए तो ये रेड कलर देगा, जबकि बेस के साथ इसका कलर कैसा होता है, पीला येलो होता है। फिनाफ्थलीन ये रंगहीन होता है, एसिड के साथ ये कोई कलर चेंज नहीं करता है। जैसे ही बेस के संपर्क में आएगा फिनाफ्थलीन तो ये गुलाबी कलर का हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको ये इतना कंटेंट है याद करना है। जैसे टर्मेरिक पाउडर, जिसे हल्दी बोलते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर है। ये कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर है।
ये प्राकृतिक सूचक है, जैसे लाइकेन है उसी टाइप से। तो ये एसिड में नो चेंज, एसिड के साथ यदि आप टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी को डाल दोगे तो उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे ही ये बेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो इसका रंग लाल हो जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि कभी जो आप खाना खाते हो, कोई सफ़ेद शर्ट के ऊपर अगर खाना उसमें सब्जी गिर जाए तो सब्जी में हल्दी होती है, तो जब आप साबुन उस पर लगाएं उस एरिया में तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। वो इसी के कारण, क्योंकि हल्दी क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। और जो साबुन इस्तेमाल या सर्फ इस्तेमाल करते हैं वो एक क्षार होता है। क्या होता है, वो एक क्षार होता है। इसकी वजह से वो कलर के पीले से कैसा कर देता है, लाल कर देता है। आगे देखते हैं पीएच, क्योंकि पीएच के आधार पर भी हम जो एसिड और बेस है इसमें हम अंतर कर पाते हैं। तो जो पीएच स्केल है इसकी खोज किसने की और कब की, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एक सोरेनसन वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई थी। पीएच स्केल, पीएच जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको H+ आयन बोलते हैं। इसकी खोज सोरेनसन जी ने 1909 में की थी, आपको याद रखना है। तो इसमें देखते हैं कि जो एसिड और बेस होते हैं ये स्केल में कहाँ से कहाँ तक दर्शाए जाते हैं। तो आप बताएंगे कि 0 से लेकर जो 7 होता है, 7 इंडिकेटर का जो नंबर होता है, वहाँ तक सारे के सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इनका जो वैल्यू है वो जितना कम होगा अम्ल का, उतना ही वो प्रबल अम्ल होगा। ऐसे ही जो क्षार होते हैं ये 7 से लेकर 14 के बीच में होंगे। आपको याद रखना है 7 क्या होता है, एक उदासीन नंबर होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना माना जाता है, 7 माना जाता है। डिस्टिल वाटर, आशुद्ध जल, ठीक है। और जो 7 से 14 होता है ये हमारा क्षार का इंडिकेटर पॉइंट होता है। तो क्षार में आप जानते हैं जैसे NaOH हो गया, ये क्या होता है, एक प्रबल क्षार होता है। जैसे KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार हैं। अम्ल आप सभी जानते होंगे, अम्ल जैसे HCl हो गया, जैसे H2SO4 हो गया, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इनके पीएच कैसे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ये प्रबल अम्ल के अंतर्गत इनको रखा जा सकता है। आगे देखते हैं अम्ल का पीएच मान घटने पर ये प्रबल होते जाते हैं, अभी मैंने बताया था। और क्षार का पीएच मान बढ़ने पर ये प्रबल होते जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अम्ल कहाँ तक होते हैं और क्षार कहाँ तक होते हैं। अगर इनकी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो 0 से 3 के अंतर्गत जो भी एसिड आएंगे जिनकी पीएच वैल्यू 0 से 3 के बीच में होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत अम्ल होंगे। और 3 से 7 के बीच में वो वीक एसिड होते हैं। इसी टाइप से 7 से 9 के बीच में जो बेस आते हैं, क्षार आते हैं, वो कैसे होते हैं, वो वीक बेस होते हैं। और 9 से लेकर जो 14 के बीच में आएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था NaOH, ये कैसा होता है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको HCl तो याद ही रखना है। क्लियर, HCl क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब हम देखते हैं कि जो अम्ल और क्षार होते हैं उनका पीएच वैल्यू। कंसल्टेड HCl यानी कि उसमें जल की मात्रा नहीं होती है ज़्यादा, तो वो उसका पीएच हमारा 0 होता है। जैसे H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसका पीएच 1 या इससे अबव भी मानते हैं। HNO3 इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसका पीएच जो होता है वो 1.5 होता है। NaOH यहाँ से हमारा क्षार आ गया, तो NaOH इसका पीएच वैल्यू 14 होता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। QOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो पीएच है 12.5। एंड MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको याद रखना है MgOH को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच 10.5 होता है। तो एसिड बेस में आप पीएच स्केल के अकॉर्डिंग इनको देख चुके हैं। इसमें अब बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ और हम पीएच वैल्यू को देखेंगे। इनमें पीएच वैल्यू जैसे हमारे रक्त की बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमारा रुधिर ब्लड होता है उसका पीएच 7.4 से 7.5 के बीच में होता है। जैसे जीभ की जो लार होती है, स्लाइवा जिसको कहते हैं, इसकी 7.8। एंड जो शुद्ध जल होता है इसका 7 होता है। और शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर से यदि हम आयन निकाल लेते हैं तो
दूध जो मिल्क होता है वो 6.5 pH का होता है, और अगर हम इसमें समुद्री जल जो बोलते हैं सी वाटर उसका pH 8, एंड यकृत में जो जूस होता है उसका कितना होता है 8। अम्लीज वर्षा एसिड रेन का जो pH होता है लेस देन 5.6 से कम होगा उसे हम अम्लीय वर्षा कह सकते हैं। इनो जिसको हम एसिडिटी बनने पर पीते हैं उसका pH 10.5 होता है। एंड माउथ और टीथ में जो डिकेइंग हो जाता है वो मुंह में अम्लता के कारण, तब वो हमारे मुंह की जो अम्लता और एसिडिटी होती है, मुंह के अंदर जो एसिड होता है उसका जो pH होता है वो 5.5 के बीच में हो जाता है, जिससे आपने देखा होंगे कुछ लोगों के जो दांत हैं वो घिसे घिसे से नज़र आते हैं। उसमें और देखते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट pH के बारे में। इसमें देखना है टूथपेस्ट, जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसका pH 8.9 है। विनेगर जिसको सिरका कहते हैं, इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH इसका फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। इसका pH कितना होता है 3। जैसे मूत्र यूरिन इसका 6 होता है। शराब ये 3.4 से 4.1 इसके बीच में शराब का होता है। और टमाटर देखेंगे, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, याद रख लेना, इसका pH 3.2 से 4.2 के बीच में होता है। और लेमन जैसे नींबू, इसे सिट्रिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, इसीलिए नींबू को हम सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं। तो इसका pH 2.4 से 3.3 के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम एसिड की। तो आखिर एसिड होते क्या हैं और हमें क्या क्या जानना है। तो एसिड में सबसे पहले हम HCl देखेंगे। HCl को हम एसिड अम्ल को हम तेजाब भी कहते हैं। तेजाब जो HCl होता है इसको म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, इसे बाथरूम क्लीनर के नाम से भी जानते हैं HCl को। ये इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, इसका यूज हम करते हैं अम्लराज बनाने में या एक्वा रेजिया बनाने में। ठीक है, दो धातुएं किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वो अम्लराज के अंतर्गत अंदर क्या होती हैं, घुल जाती हैं। तो अम्लराज क्या है, एक दो अम्लों का क्या है, संयोजन है, यानी कि संगठन, मिक्सचर बोल सकते हैं उसको। इसमें हम HCl और HNO3 को मिक्स करते हैं, उनका रेशियो आपको याद रखना है। अम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया होता है, उसके अंतर्गत हम HCl को 3 और HNO3 को 1। HCl को देखें, HCl में 3 HC और L 3 है, तो आपको याद रखना है इसका 3 होता है और इसका 1 HNO3 आपको एक ही रेशियो में। अब आपको जानना है कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि क्रियाशील नहीं है बहुत ज़्यादा। तो उसमें Au इसको गोल्ड सोना बोलते हैं, Ag आप जानते हैं इसको सिल्वर चांदी बोलते हैं, Pt प्लेटिनम होता है। ये 3 ऐसी धातुएं हैं, ये नॉर्मली अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, नहीं तो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो अम्ल से अभिक्रिया कर लेती हैं। अब देखेंगे आगे कि जो नोबल मेटल यानी कि अक्रियाशील धातुएं होती हैं वो किसी से भी रिएक्ट नहीं होती। यह है अम्ल। जो HCl के बारे में अगर हम जाने तो HCl क्या होता है, HCl अम्ल जो होता है हमारे पेट के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, HCl एक हार्मोन के रूप में भी कहीं कहीं काम करता है। HCl जो होता है वो हमारे जो पेट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है, और ये एसिडिटी जो है उसको बनाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और जब हमारे बॉडी के अंदर अम्लता एसिडिटी बन जाती है, जो केस एसिडिटी हो जाता है, तो आप क्या करते हो, एक क्षार को पीते हो। यानी क्षार क्या होता है, वो इनो होता है। इनो में MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका pH 10.5। इससे रिएक्ट करके क्या बन जाता है, हम आपको बताते हैं कि जो अम्ल एसिड होता है और जो बेस होता है ये रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। तो ये रिएक्शन हो जाता है, अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। तो अम्लता उससे समाप्त हो जाती है और हमारे पेट में जो जलन होती है वो हमें महसूस नहीं होती, इसको इनो वगैरह को पीने के बाद। फिर दूसरा हम एसिड देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ये प्रबल एसिड के अंतर्गत आता है। तो H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, इसे ऑयल ऑफ पेट्रियोल भी बोला जाता है। आपको दूसरा याद रखना है, इसको क्या, ऑयल ऑफ पेट्रियोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें देखना है कि इसका जो यूज है वो कपड़ों को रंगने के लिए भी किया जाता है, डाई के रूप में।
इसे किंग ऑफ एसिड अम्लों का राजा भी कहा जाता है। किंग ऑफ केमिकल यानी कि रसायनों का राजा भी इसको बोला जाता है। ठीक है। और H2SO4 होता है, ये बैटरी में भी काम में आता है, लेकिन बैटरी में ये डाइल्यूट करके इसका यूज़ करते हैं। और डाइल्यूट कैसे करते हैं, डिस्टिल वाटर 68% 32% हम क्या लेंगे, एसिड लेंगे H2SO4, दोनों को मिक्स करके जो सीसा संचालन बैटरी, जो लेड स्टोरेज बैटरी होती हैं, उनमें हम इस एसिड का यूज करते हैं। आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि जो एसिड उनका अन्य यूज क्या हो सकता है। तो इसमें H2SO4 का जो यूज है वो अग्निशामक यंत्र, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें किया जाता है। आग बुझाने के जो सामान होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। आग बुझाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो CO2, क्योंकि CO2 भारी होती है, वो एक लेयर क्रिएट कर लेती है आग के चारों ओर और ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन तोड़ देती है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे आग जल रही है और यहाँ पे क्या करते हैं हम, CO2 या किसी से इसको कवर कर दें, यहाँ ऑक्सीजन जो आने का सिस्टम है उसको क्या कर दें हम, बंद कर दें, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो कोई भी जो पदार्थ है वो जल नहीं सकता। तो आपको याद रखना है ये कैसे रिएक्ट करता है, वो भी आपको जानना है। तो Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट होता है, वो जल और CO2 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, ये बनाता कैसे है, अगर सल्फ्यूरिक जो अम्ल है वो NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम सल्फेट CO2 बना देगा और जल भी निकलेगा। तो जो CO2 है वो ऑक्सीजन को अवरुद्ध कर देगा, इससे जहाँ आग लगी हुई है वो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इसमें NaOH जानते हैं, NaOH क्या होता है, ये प्रबल, मतलब इसको क्षार के अंतर्गत रखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होता है, ये क्षार होता है। अब जो रेन एसिड यानी कि अम्ल वर्षा होता है, जैसे एसिड रेन कहते हैं, ये मानसून की पहली बारिश में प्रदूषण के कारण, जैसे हमारे वायुमंडल में SO2 गैस होती हैं, आप सभी जानते हो, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और इसमें NO2 गैस होती हैं, ये सभी क्या करती हैं, जल से अवक्रिया करके H2SO4 या HNO3 का निर्माण कर देती हैं। और इसके निर्माण से क्या होता है कि जो एसिड रेन है उसका निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो जल है उसका pH 7 होता है न्यूट्रल नॉर्मली, लेकिन जैसे ही उसका pH डाउन होता है, कितना 5.6 इससे यह कम हो जाए, तो हम उसको एसिड रेन कहेंगे।